हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी खूब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम अध्ययन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी अवकलन अवकलन या अवकलज के अनुप्रयोगों के बारे में। ये कैलकुलस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप समझ लीजिए कि अगर आपने कैलकुलस में इसको नहीं पढ़ा तो इसका मतलब आपने डिफरेंशिएशन में एक बहुत बड़ा यूनिट मिस कर दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका कोई कंपटीशन हो, या आपको अपनी मैथ ही स्ट्रांग करनी हो, तो ये चैप्टर आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। देखिए, मैं जो आपको थ्योरी बताऊंगा और जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो आर डी शर्मा की बुक से होगा। आर डी शर्मा इनके बुक से होगा। इनकी बुक में खासियत क्या है कि आपको एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन तो मिलेंगे ही साथ आपको एडवांस लेवल के भी प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके कंपटीशन में या आपके अदर एरिया में काफ़ी वर्क करते हैं। जैसे किसी को जेई का एग्ज़ाम देना है, किसी को एनडीए सीडीएस का एग्ज़ाम देना है, या किसी को मैथ में ही आगे अच्छा करना है, कोई इंट्रेंस देना है ग्रेजुएशन में अच्छी जगह एडमिशन के लिए, या आपको अपनी मैथ ही स्ट्रांग करनी है, तो आपको इन चैप्टर्स के बारे में विशेष ध्यान देना होगा। और आर डी शर्मा की बुक को तो आप ये समझ लीजिए कि ग्रंथ है मैथ का, उसको आपको पी जाना है, घोल के आपको उसको पी जाना है। तो आइए हम शुरू करते हैं आर डी शर्मा की बुक से अवकलन के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। पहला हम इसमें पढ़ेंगे डेरिवेटिव डेरिवेटिव एज अ रेट मीजर, MEASURE। दूसरा पढ़ेंगे डिफरेंशियल डिफरेंशियल एरर्स एंड approximation approximation। और तीसरा पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम। चौथा पढ़ेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स नॉर्मल्स। पांचवा पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये आपके चैप्टर्स हो गए। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर्स, डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस, मीन वैल्यू थ्योरम्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा। हाँ, एक रह गया जो हम पढ़ेंगे वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये हम टेंजेंट के बाद ही पढ़ेंगे। आप इसको लिख लीजिए छठवां और इसको लिख लीजिए पांचवा। ये हो जाएगा छठा और ये हो जाएगा, नहीं, ये हो जाएगा पांचवा, फिर से उल्टा लिख दिया। ये हो जाएगा पांचवा और ये हो जाएगा छठा। ठीक। तो आइए अब शुरू करते हैं डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर्स, ये क्या होता है। तो हमारा पहला यूनिट क्या है इसमें, डेरिवेटिव्स वेटिव एज अ रेट मेजर, MEASURE मेजर। देखिए, ये आपको, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप एनसीईआरटी या कोई भी बुक हिंदी मीडियम की आपके पास है, तो आपको अवकलज के अनुप्रयोग वाले चैप्टर में आपको ये लिखा मिलेगा परिवर्तन की दर के नाम से, परिवर्तन की दर। ये हम कैलकुलस के माध्यम से परिवर्तन की दर
का अध्ययन करते हैं कि परिवर्तन की दर क्या होती है। देखिए, परिवर्तन क्या होता है, चेंज क्या होता है। चेंज का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये कोई मान लीजिए एक छोटा सा सर्किल है, ये मान लीजिए किसी समय पे है, ये आज मान लीजिए आज की डेट में है, ये आज क्या तारीख है, जो भी आज तारीख हो, मान लीजिए आज 5 अक्टूबर है, तो 5 अक्टूबर में ये इतना बड़ा सर्किल है, ये सर्किल धीरे धीरे बढ़ रहा है या घट रहा है, हम बढ़ा मान के चलते हैं कि इंक्रीज हो रहा है, और एक समय पे यह इतना बड़ा हो गया। ये मान लीजिए कि 15 अक्टूबर को ये सर्किल इतना बड़ा हो गया। अब इस सर्किल में इतना परिवर्तन आया है, इसमें परिवर्तन क्या आया है, मेनली परिवर्तन इसके रेडियस में आया है ना। यहाँ पे जो ये रेडियस है ये कुछ और है, और यहाँ पे इसका रेडियस बढ़ गया है, तो मेनली परिवर्तन इसके किस में आया, रेडियस में आया। सबसे पहले परिवर्तन इसके रेडियस में आया, रेडियस के कारण परिवर्तन इसके एरिया में भी आया, और उसके बाद सरकमफेरेंस जिसे हम परिधि कहते हैं उसमें भी इसके परिवर्तन आया। तो मेनली हम इसी का अध्ययन करेंगे कि कोई भी हो, कोई भी वस्तु हो, मटेरियल हो, कुछ भी हो, उसमें परिवर्तन की दर हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैलकुलस के माध्यम से, हम इसी का अध्ययन करेंगे। आपको बताने में मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि कैलकुलस की जब खोज हुई, जब डिस्कवरी हुई कैलकुलस की, तो उसमें सबसे जो क्रांतिकारी खोज थी वो यही था, डेरिवेटिव ऑफ अ रेट मेजर्स, यानी परिवर्तन की दर का आकलन जो डिस्कवरी हुआ कैलकुलस में, वो समझ लीजिए गणित में एक क्रांति थी। क्रांति का मतलब ये है कि इसने पूरे साइंस को ही बदल कर रख दिया। जैसे ही कैलकुलस में समय परिवर्तन की दर की खोज हुई, परिवर्तन की दर के विषय में गणितज्ञों ने और साइंटिस्ट ने, इन सभी ने जाना समझा, तो समझ लीजिए एक प्रकार से साइंस में, मैथमेटिक्स में क्रांति आ गई। तो जनरली हम परिवर्तन क्या होता है, जनरली जैसे हम अपने मैथ में समझते हैं, कोई एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, मान लीजिए कर्व है ये, और इसको हम fx बोल देते हैं। यहाँ पे कलर चेंज करते हैं पेन का, यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो वैल्यू देगा, ये जो वैल्यू देगा एक टाइम पे, अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो ये कुछ और वैल्यू देता है ना, ये इस पॉइंट पे कुछ और वैल्यू, यानी ये कर्व जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेंज हुआ है। ये जो चेंज होता है, इसी चेंज को हम कैलकुलस के माध्यम से पढ़ते हैं, इसी चेंज को हम रेट मेजरर या परिवर्तन की दर के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई y इज इक्वल टू, एक दूसरे पेज पे हम लेते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है, और y में जो चेंज हो रहा है उसे हम डेल्टा y से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन y। अब देखिए ये y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। अगर y में चेंज हो रहा है, कुछ भी, ध्यान से सुनिएगा, अगर y में कुछ भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि x में भी चेंज हो रहा है, और उस x के चेंज को हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन x। और इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा y बाई डेल्टा x। यहाँ पे क्या है, चेंज इन y, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। भले ही वो x में चेंज माइन्यूट ही क्यों ना हो, माइन्यूट का मतलब बहुत छोटा चेंज, हम समझ लेते हैं कि एक छोटे से ग्राफ से समझते हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ये ग्राफ यहाँ पे गया और ये हो गया डेल्टा x। अब ये जो चेंज है ये माइन्यूट भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और हम इसे कह देते हैं कि यह चेंज हुआ है डेल्टा x। ये पहले x था, अब हो गया डेल्टा x, यानी x में ही तो ये बढ़ गया है, यानी x में ये जो डेल्टा x है ये चेंज है, ये चेंज है डेल्टा x। तो ये जो चेंज आया है ये किस इंटरवल में आया है, इंटरवल क्या है इसका, इंटरवल है इसका x, x प्लस डेल्टा x।
है ना। और इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस चेंज। ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इंस्टेंटेनियस चेंज है बच्चों। अगर अगर ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं कि डेल्टा एक्स जो है जीरो तक टेंड हो रहा है, डेल्टा एक्स कहां तक टेंड हो रहा है, जीरो तक टेंड हो रहा है, यानी इसके जो चेंजेस हैं इसको हम धीरे 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 खत्म कर रहे हैं, घटा रहे हैं, जीरो तक लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो एवरेज है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, यह कन्वर्ट हो जाता है किस में, रेट ऑफ चेंज में, रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। और इसे हम क्या लिखते हैं, डी ऑफ डी एक्स ऑफ वाई। ओके, तो ये क्या होता है, ये होता है इंस्टेंटेनियस चेंज, और ये होता है रेट ऑफ चेंज एट अ पार्टिकुलर टाइम, एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। समझ में आया। तो हम अक्सर इंस्टेंटेनियस चेंज को हम अवॉइड कर जाते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज को हम लिखते या पढ़ते नहीं है, हम डी वाई बाई डी एक्स को ही पढ़ते हैं। असलियत में डी वाई बाई डी एक्स जो हम पढ़ते हैं वो गलत ही पढ़ते हैं। डी ऑफ डी एक्स ये ऑपरेटर है ना, चेंज का ये ऑपरेटर है जिसे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब ये किस फंक्शन पे लग रहा है, वाई पे लगता है, तो हम बोल देते हैं डी ऑफ डी एक्स ऑफ वाई, या डी बाई डी एक्स ऑफ टी, जिसपे भी लगे, पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड कोई भी फंक्शन हो, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है कि इस फंक्शन का चेंज किसके रिस्पेक्ट में हम ज्ञात कर रहे हैं। ओके, इस फंक्शन का चेंज किसके रिस्पेक्ट में ज्ञात कर रहे हैं, वही ऑपरेटर होता है। इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल एनसीईआरटी से मैं आपको बताता हूं कि ये मान लीजिए कोई तालाब है, ओके, और आप यहाँ पे खड़े हैं अच्छा सा मुंह बनाए हुए, ओके। अब आपने कंकड़ फेंका यहाँ पानी में और ये कंकड़ यहाँ पे पड़ा। अब ये कंकड़ जब पड़ा तो इस कंकड़ के कारण इस ये शांत जल है या कैसा भी जल हो, शांति ही मानते हैं, शांत जल है, तो इनमें तरंगे उठी। अब ये तरंगे ऐसे उठ रही हैं, है ना, ये तरंगे ऐसे उठ रही हैं, ऐसे देखो, ये कई प्रकार की तरंगे नहीं है, ये एक ही तरंग है जो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और एक समय पे ये पानी के सतह के साथ ही मिल जाती है, तो हमें लगता है कि तरंग समाप्त हो गई, जबकि तरंग समाप्त नहीं होती, तरंगा अपने मैक्सिमम चेंज पे पहुंच जाती है, मैक्सिमम चेंज पे पहुंच जाती है, तो हमें लगता है कि तरंग समाप्त हो गई। अब ये तरंग कैसी है, ये तरंग वृत्ताकार है बच्चों, दोनों तरफ ये तरंग उठ रही है, कहां उठ रही है, दोनों तरफ ये तरंगे उठ रही है ना, ये तरंगे दोनों तरफ उठ रही हैं, यानी ये वृत्ताकार तरंग है, इसमें बदलाव, वृत्ताकार बदलाव आ रहा है। कैसा बदलाव आ रहा है, वृत्ताकार बदलाव आ रहा है। अब इसमें जो बदलाव आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, या तो त्रिज्या के रिस्पेक्ट में आएगा, त्रिज्या के सापेक्ष में आएगा, और जो शाश्वत बदलाव है, शाश्वत बदलाव मतलब समय के सापेक्ष, या तो समय के सापेक्ष बदलाव आएगा। ये बदलाव आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही ज्ञात हो जाएगा कि असलियत में बदलाव किसके माध्यम से हो रहा है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अब आइए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखते हैं आरडी शर्मा की किताब से। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, ओके। लिखा हुआ है अ बैलून, तेजी से लिखेंगे, अ बैलून which always remains spherical has a variable radius, a variable
रेडियस, फाइंड द रेट at which its volume is increasing with respect to its radius is 7 सेंटीमीटर। अब ये क्या रहा है, हम इसको देखते हैं। A balloon which always remains spherical has a variable radius। कह रहा है एक गुब्बारा है जो कि हमेशा स्फेरिकल, एक गोलाकार ही है, और जिसका वेरिएबल रेडियस, जिसके रेडियस बदलते रहे, मतलब जिसका रेडियस बदलता है। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीज, वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर वॉल्यूम यानी आयतन इज इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, इसके त्रिज्या के रिस्पेक्ट में, जो कि त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो हम मान लेते हैं लेट x बी द रेडियस, x बी द रेडियस एंड y को मान लेते हैं वॉल्यूम है, y बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून। तब क्या हो जाएगा, देखो स्फेरिकल है ना, अब स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल क्या होता है, यानी गोला का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल। ये सब आपको याद होना चाहिए बच्चों। वॉल्यूम का स्फेरिकल क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी y बराबर हमें क्या मिल गया, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इसमें चेंज हो रहा है ना, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dy बाई रेडियस के रिस्पेक्ट में, रेडियस क्या है x हमने मान रखा है, तो dy बाई dx। आप r भी ले सकते हैं लेकिन हमने x मान लिया, तो dy बाई dx क्या आ गया, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, r का हो गया 3r स्क्वायर, या r को हम x ले लेते हैं क्योंकि हमने रेडियस x मान लिया है, तो हम x ले लेते हैं, 3x स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, आ गया कितना, 4 पाई x स्क्वायर। अगले पेज पे देखते हैं, यानी dy बाई dx हमारे पास क्या आया, 4 पाई x स्क्वायर। अब किस पे हमें चेंज ज्ञात करना है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, किस पे चेंज ज्ञात करना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। कब, जब रेडियस 7 सेंटीमीटर हो, यानी ये जो हमें चेंज मिला है इसमें अगर रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो तो वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, ये वॉल्यूम है मेरे प्यारे भाइयों, क्या है ये, वॉल्यूम है, यानी dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 7, तो 4 पाई यानी गुणे पाई 7 का वर्ग, 7 सतह हो गया 49 गुणे 4, हम पाई में ही इसका आंसर लिखते हैं गुणे पाई, तो ये आ गया 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया कि वो जो गुब्बारा है हमारे पास उसका रेडियस चेंज होता जा रहा है, तो जब रेडियस चेंज होके 7 सेंटीमीटर होता है तो उस स्फेरिकल गुब्बारे का वॉल्यूम कितना चेंज होगा, 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज होगा। समझ में आया, समझ में आया, बहुत अच्छे, शाबाश। तो ये जो रेट मेजरर का कॉन्सेप्ट है, आप इसे कई बार देखिए, कई बार पढ़िए, कई बार समझिए। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है, मैं इस पे आपको तमाम क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मैं हूँ आशुतोष और मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।